प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हमजा शहबाज को धचका। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार देते हुए दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। पीटीआई का फैसले के बाद जश्न मायूसी में तब्दील। इमरान खान ने हाईकोर्ट फैसला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। कल हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित कर पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे डॉलर कमाने की लालच। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एक बार फिर हुकूमत को शीशे में उतारने की तैयारी पकड़ ली। चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत मांग ली। शुगर माफिया चीनी पहले एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट करके कैसे डॉलर कमाता है, बारीक वारदात की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में सीनियर कानूनदान शाह खावर साहब। और जो ये पंजाब की आज सिचुएशन है इसके ऊपर बड़ी मुनकसिम कानूनी माहिरीन की हमने राय देखी, और फिर जिस तरह से एक पीटीआई की तरफ से भी एक जश्न और फिर उसके बाद एक मायूसी। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? मुनकसिम नहीं कहेंगे, इसको पार्टीजन कहेंगे कि यहाँ पे इतनी पोलराइजेशन हो गई हुई है और बदकिस्मती से वकीलों के अंदर भी उतनी ही पोलराइजेशन हो गई है। यहाँ तक कि बार्स आप देखें, जिस तरह हमारी सहाफ़ती तंजीमें होती हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होती, ग्रुप्स होते हैं, नज़रियात भी होते हैं, मगर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के विंग्स नहीं होते हैं। मगर अब बार के अंदर बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व होती थी, मगर टोटली अभी उनका काम भी जो है ना, तो उसी वजह से हर एक ने तशरीह अपने मुताबिक की है कि जिसको जो सूट करता है, तो पोलराइज्ड आप कह लें उसको ओपिनियन है। बाकी आज ये ज़रूर कुछ हैरानी भी है, कुछ नहीं भी है, मगर यह कि जो आज जजमेंट आई है उस पर काफ़ी सारे सवाल हैं। शाह खावर साहब मौजूद हैं। शाह खावर साहब से बेहतर ओपिनियन लिया जा सकता है, ये कानूनदान है, हम तो रिपोर्टर हैं, अपनी तजर्बे की बुनियाद पे काम चला लेते हैं, मगर इनका बेहतर एक्सपर्ट ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप अपना ओपिनियन इस पे दे। मेरे लिए ये था कि इतने हफ्तों से और महीनों से अदालत ने ये आइनी बहरान, वहाँ पे मल्टीपल आइनी बहरान चल रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, उसके बावजूद इतने दिन लग गए कि उसको फैसला नहीं हुआ। फिर बजट जो है वो किसी होटल में और किसी और हॉल में हो रहा है, वो मसला चल रहा था। जहाँ इतने हफ्ते महीने लग गए थे और जब वो फैसला आया तो उसमें इतनी जल्दी डाली गई कि जी 24 घंटे के अंदर आप कल 4 बजे तक ये वाला कर लें। तो ये एक और भी बड़े सवाल है, मगर ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल नज़र आ रहा है जिसपे हर एक अचंभे में है। आप क्या कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी इसमें आमिर मतीन साहब बात ये है कि ये तो खुद पीटीआई ही इसमें जो है मेन इसमें एपेलांट थी, वो जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके अगेंस्ट गए थे। और यहाँ पे एक दिलचस्प अमर ये था कि जब इसका फैसला जो उन्होंने जुबानी सुनाया कि ये पिटीशन जो है पीटीआई की वो या अपील जो है वो मंजूर कर ली गई हैं, तो उस पर पीटीआई ने अपना एक खासा जो है वो उसका खुशदिली से और खुशी से उसका इजहार किया और उसको मुबारकबाद दी, आइन और कानून की फतह करार दिया। जिस तरह पैनामा के अंदर वो नून लीग वाले खुशियां मना रहे थे, ये भी बिल्कुल। लेकिन वो जब उन्होंने फैसला जब पढ़ा तो फिर उसमें तो वो उनकी पसंद का नहीं था, फिर उस पर एतराज़ात भी हो गए और फिर उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की भी बातें हुई। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बात ठीक है कि ये उजलत में थोड़ा ये हुआ फैसला, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप असम्बली का इजलास बुलाते हैं, उसमें कोई अरकान असम्बली जो है वो मौजूद नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, पीटीआई से है या किसी और पार्टी से। तो एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक टाइम देना चाहिए था ताकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी अपनी वो पार्लिमानी पार्टियों के इजलास बुलाएं और फिर उसमें वो फैसले करें और अपने अपने मेंबरान जो है असम्बली उनकी प्रेजेंस को इंश्योर करें। तो ये मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक और सवाल जो किया जा रहा है कि इस वक्त पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है, कि उन्होंने हमजा को कह दिया कि आप सेकंड काउंट उनका करवाया जाए, मगर वो वजीर आला भी हैं नहीं भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इबाम नहीं लगता? ये बिल्कुल इबाम है। देखें, बिल्कुल जब उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को इलीगल डिक्लेयर किया तो एक्सप्रेस टर्म्स में, मतलब कि कोई वाज़े तौर पर
उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए कि अगर वो प्रोसेस अगर गलत था, गैर आईनी था और वो जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया था, तो उसके कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में इस वक्त वजीर आला कौन है, तो ये एक अभाव मौजूद है बिल्कुल। तो अगर आप ये समझें कि चूंकि अब पीटीआई ने इस पे और काफ लीग ने इस पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का न सिर्फ इजहार किया है कि बल्कि उन्होंने बाइकआउट का भी ऐलान किया है, तो फिर तो ये समझा जाएगा कि मियां हमजा शहबाज जो हैं वो फिर कुछ 24 या 48 घंटे की छुट्टी पर हैं, रुखसत पर हैं, वो दोबारा अपने ओहदे पे जो है वो तशरीफ ले आएंगे और हलफ भी उठा लेंगे। बस मैं लास्टली क्लास साहब उसके बाद ये पूछना चाहेंगे आपसे, कल पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, तो आपके ख्याल में कितना इम्कान है इस बात का कि इस चीज़ को, मामले को सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे? देखिए, इसमें तो वैसे तो ऐसे नज़ायर मौजूद हैं, ऐसे बिल्कुल कि इस तरह के जो आईनी या हसास किस्म के मामला होते हैं जिसमें कोई सियासी या आईनी डेडलॉक जो है वो पढ़ने का जो है इम्कान होता है, तो ऐसी सूरत में तो आपने देखा है कि छुट्टी वाले दिन भी अदालतें लग जाती हैं और उस पर बेंचेस भी तश्कील दे दिए जाते हैं। और अगर कोई बहुत सेंसिटिव इश्यूज हों, तो जैसे आपने देखा था कि वो जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी जो कि वजीर आजम के जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर दी थी, तो उसको भी सेम डे टेकअप कर लिया गया था। अगर इसमें वाकई कोई इस तरह के आईनी और कानूनी नुकात मौजूद हैं कि जिन पे फैसला होना जरूरी है, तो उसमें इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट सेम डे असेंबल भी हो जाए। लेकिन आज तक सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो तातीलात हैं गर्मियों की, और इस वक्त जो अवेलेबल बेंच है, जो मैं कुछ 2-3 दिन पहले पेश हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में सिर्फ एक बेंच मौजूद है जिसमें कि 2 मोअज़्ज़ज़ जज हज़रात जो हैं वो एडजुडिकेशन कर रहे हैं। तो अब देखना है कि कल अगर वो उसको वो सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील उसमें फाइल करते हैं हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट, तो क्या उसको फौरी तौर पे टेकअप किया जा सकता है? क्योंकि पहले तो वो रजिस्ट्रार के पास जाएगी, फिर वो रजिस्ट्रार आगे सीनियर जज को वो करेगा, तो फिर वो अगर वो हुक्म दे तो वो फिर उस पर एक बेंच बन सकता है सेम डे। लेकिन मुझे इसके इम्कानात जरा मालूम लग रहे हैं। अच्छा सर, आपने बड़ा तफसील से सारी चीज़ें बताई। अब मेरे लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये पीटीआई को इस फैसले पे क्या एतराज़ है। एक एतराज़ जो मुझे समझ आया सर कि शायद जो 5 उनके वो हैं उस पर स्पेशल सीट्स पे ख़वातीन को जो उन्होंने नोटिफाई करना था, तो इलेक्शन कमीशन अभी तक नहीं किया, जिस पे उनका एतराज़ है कि आपने हमारी स्ट्रेंथ जो है उसको जानबूझकर कम किया हुआ है। तो ये 8 पेजेस का फैसला मैंने भी पढ़ा है, आपने यकीनी तौर पर पढ़ा होगा सर। उनको किस बात पे एतराज़ है इस फैसले में कि जो उनका ख्याल है गलत हुआ है और उसको स्टे करना चाहिए सर? या उनका यही एतराज़ होगा कि पहले हमारे 5 मेंबर जो हैं उनको नोटिफाई कराया जाए, फिर उसके बाद इलेक्शन कराना है तो करा लिया जाए? या आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है? मैंने तो पढ़ा है आर्डर, मुझे तो अगेन हो सकता है ले मैन हूँ, मुझे कोई लॉ कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ज़्यादा नहीं पता, मैं आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैंने पढ़ा है, मुझे तो कोई ऐसा जो उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं है जिसको चैलेंज करते माँ सिवाय इसके कि हमारे 5 बंदे जो हैं वो गायब हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उसके कानूनी और आईनी पहलुओं से ज्यादा उनको कुछ इस तरह के मामलात पे ज्यादा एतराज़ात हैं, जैसे कि वो आप 5 मेंबर्स का कह रहे हैं, और दूसरा ये इतनी उजलत में उन्होंने क्यों इतना टाइम जो है कम दिया। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो ये फैसला है जो कि 4 और 1 की मेजॉरिटी से है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 फैसले हैं उनको सामने रखा है। एक आर्टिकल 63A की जो सदारती रेफरेंस उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है, जिसमें कि उन्होंने होल्ड किया था कि जो भी मुनहरिफ अराकीन हैं जो कि अपने पार्लिमानी पार्टी के फैसले के अगेंस्ट वोट करेंगे, तो उनका एक तो वोट काउंट नहीं होगा, दूसरा उनको नाअहली का भी सामना करना पड़ेगा। एक तो उस चीज को उन्होंने रीइटरेट किया, और दूसरा जो कि आपको ये जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उसमें भी आपको याद होगा कि जब उन्होंने पिटीशन को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने भी एक टाइम फ्रेम दिया था स्पीकर को कि आपने एक दिन छोड़ के अगले दिन इतने बजे जो है वो असेंबली का इजलास बुलाना है, और उसमें आपने एजेंडा आइटम जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अलावा और कोई बिजनेस नहीं करना, और उस वक्त इजलास प्रोरोग नहीं करना कि जब तक कि नए लीडर उसका इत्तेफाक अमल में ना आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के उन दोनों जजमेंट्स को पेश नजर रखकर
आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने ये फैसला सुनाया है, तो मुझे उसमें बज़ाहिर कोई ऐसी इलीगैलिटी नजर नहीं आ रही। वही मेरा भी ये ख्याल था कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स, अगर आप देखें जो उन्होंने आर्डर किया था इमरान खान साहब के, उस पर ये गए थे, पीटीएम वाले गए थे जब स्पीकर साहब ने उन्होंने रूलिंग दी थी, डिप्टी स्पीकर साहब ने, उन्होंने मेरा ख्याल एग्जैक्टली थोड़ा सा लफ्ज़ आगे पीछे कर दें, उन्होंने प्रोसीजर तो यही ले डाउन किया था जो आज पंजाब में वहाँ पे उन्होंने अदालतों ने किया कि ना कि आप वहाँ पे आके अपना इजलास बुलाएंगे, आप पूरा उसमें आके हाउस लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट करेंगे, उसी तरह के मिलती जुलती है एक चीज़। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर जो मुझे समझ है, प्लीज़ इसको आप इस पर कमेंट कर सकते हैं बेहतर, कि पीटीआई के कुछ ये बताया जा रहा है 5-10 के करीब लोग हैं पाकिस्तान से बह रहे हैं, एमपी हैं, कुछ हज पे चले गए हैं शायद, कुछ पाकिस्तान से बह रहे हैं, सो तकरीबन 8-10 लोगों के बारे में मैं पढ़ रहा था कोई पाकिस्तान में नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में नहीं है तो पीटीआई की मेरा ख्याल है कोशिश होगी कि हम टाइम बाई करें उनसे कि जनाब कि इसको आप डिले किए रहें, इसको हज के बाद कर लें, 10 दिन 15 दिन बाद में किए जाएं, जब तक हमारे लोग जो है ना वापस ना आ जाएं। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ भी आप समझते हैं कल ये जब जाएंगे कोर्ट के सामने तो टाइम बाई करने के लिए अपील करेंगे कि जनाब आप हमें टाइम दें ताकि जितने भी इनके बंदे बह रहे हैं वो वापस आएँ और अपना वोट आके वो कास्ट करें। देखिए, मेरा ख्याल है कि इतनी जो हकायक पर मबनी चीजें हैं इसमें अदालतें आईनी मामलात में नहीं जाती। न मेरा ख्याल है कि ये बात हाई कोर्ट के भी पेश नजर नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट भी शायद इसको इतनी ज्यादा अहमियत न दे, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जो सिविल पिटीशन पर लीव टू अपील होगी उसमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ जो है उनको एजुकेट किया जाता है, उनको पॉइंट आउट किया जाता है। फैक्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं जाती। तो ये जिस तरह की बातें हैं कि अगर उनके कुछ अराकीन मुल्क में नहीं है तो आइन और कानून जो है इसके बारे में कोई वाजे न पाबंदी लगाता है ना इसको इस्तिस्ना देता है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने अराकीन असेंबली में पूरा करना वो उनकी जिम्मेदारी होती है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मौकफ होगा पीटीआई का वो सुप्रीम कोर्ट को इम्प्रेस कर सकेगा, मेरा ये ख्याल नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सुप्रीम कोर्ट के लिए इनको पॉइंट ऑफ लॉ है, मगर एक पॉइंट ऑफ लॉ जो वो जिस पे बड़ी बहस हो रही है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उन्होंने उनका इलेक्शन को कल अदब नहीं करार दिया, उन्होंने सिंपली रीकाउंटिंग की है कि आप रीकाउंटिंग भी सेकंड काउंट जो है ना वो करवाएं। वो 25 बंदे निकल गए तो उन्होंने उनका वो है कि उनको पीटीआई का स्टांस कि उनको कलादम करार दिया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में। इस पॉइंट के ऊपर वो कर रहे हैं, अदर देन दो बाकी जो आपने कहे हैं कि एक उजलत का मामला और दूसरा जाहिर है वो कह रहे हैं कि 5 लोग जो हैं ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए थी हाई कोर्ट को कि वो पहले इन द फर्स्ट प्लेस वो इलेक्शन कमीशन को ही कर देना चाहिए था। अब हाई कोर्ट में फैसला आने के बावजूद अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा और उसके असरात हैं काउंट के ऊपर, वोट काउंट के ऊपर। जी बिल्कुल दुरुस्त है आपने फरमाया, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिव पार्ट है इस जजमेंट का वो यही है कि ये दोबारा इलेक्शन में जो है ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन में वोटिंग होगी, उसमें से ये जो मुनहरिफ अराकीन है इनको एक्सक्लूड करके किया जाएगा। और उसमें अगर देखें जबकि ये दोबारा अगर काउंट होना है तो उसका मतलब ये है कि जो पिछला काउंट था उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने सेट असाइड कर दिया है, लेकिन उसके बारे में आपने कोई वाज़ेह डिक्लेरेशन नहीं दिया। तो इम्प्लाइडली तो मैं ये समझता हूँ कि जब उन्होंने उसको दोबारा वोटिंग के लिए भेजा है मुनहरिफ अराकीन की वोटों को एक्सक्लूड करके, तो काउंटिंग तो फिर भी होनी है। तो वो तो तभी हो सकती है कि जो आप पहली काउंटिंग है उसको आप सेट असाइड करेंगे। और ये जस्टिस सेठी साहब ने जो डिसेंटिंग नोट में उन्होंने यही बात की है कि जनाब ये काउंटिंग वाला सिर्फ मसला नहीं है, ये है कि पिछला इलेक्शन जो है वो ही कलअदम होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर इसको आइन और कानून की नजर से देखें तो जो डिसेंटिंग नोट है वो मैं बतौर तालिब इल्म कानून के वो आइन और कानून की तशरीह के ज्यादा नजदीक है। बहुत बहुत सर एक मैं शाह खावर साहब से लास्टली पूछना था कि सर एक उन्होंने चीज़ डाली है, पिछली दफ़ा हमने देखा वहाँ पे बड़ा डांग सोटा चला, चौधरी परवेज अली साहब का बाजू टूटा जो मेरा ख्याल 5-10 मिनट बाद ठीक भी हो गया था, पट्टियाँ लगाई गई, एम्बुलेंसेज मंगाई गई, वो सब कुछ देखा आपने। कोर्ट के जहन में ये भी था कि यहाँ पंजाब की जो असम्बली है बढ़के मतलब थ्रेट्स धमकियाँ
लड़ाई झगड़े, तो उन्होंने बाकायदा लिखा है उसमें अपनी जजमेंट में, फैसले में, कि जनाब कि अगर इस पर कोई आपने अमल ना किया या कोई वहाँ पे अनरूली किस्म की चीज़ें हुई तो इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रोसेस में कोई अगर कोई डाली गई चीज़ तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे। इसको आप कैसे व्यू करते हैं कि कोर्ट ने ये जाके इसको आप समझते हैं माइक्रो लेवल पे भी उन्होंने इसको आके एड्रेस किया है ताकि प्रोसीडिंग जो है ये सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए और कल को कोई हंगामा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये वाली एंड में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है ये एक किस्म का कॉशन है, एक सोफिस्टिकेटेड कॉशन है मेंबरान असेंबली के ऊपर कि वो उनकी जो भी उधर मामलात होंगे, उनका जो कंडक्ट होगा उसको जो है वो अदालत देखेगी और उसको अगर वो अदालत में कोई रिपोर्ट करेगा तो उस पर वो मुनासिब तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एज ए प्रिएम्प्टिव मेजर उनको थोड़ा सा जरा अलर्ट किया है कि अगर उधर कोई अनटूवर्ड सिचुएशन होगी या अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी या हुकूमत दूरी होगी तो वो लायबल होंगे टू दी, दे विल बी एक्सपोज टू दी कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और भी जजमेंट में लिखा है कि जो वी लॉग्स जिन्होंने हाई कोर्ट के मुताबिक जिन्होंने जो है वो इस पूरे प्रोसेस को स्कैंडलाइज किया उसके बारे में भी उन्होंने, हाँ बल्कि अच्छा आपने याद दिला दिया, मुझे याद आया उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है, FIA को कहा है, उन्होंने पेमरा को कहा है कि वी ब्लॉगर्स ने कोई कोर्ट के हवाले से कुछ जजमेंट्स दिए हैं या बड़े सख्त और हार्श किस्म के प्रोग्राम किए गए हैं और स्पेशली ब्लॉगर्स के हवाले से था जो वीलॉग वगैरह करते हैं, उसमें भी कोर्ट ने बड़ा सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा जी कार्रवाई, यहाँ तक कहा है कि उनके खिलाफ मुनासिब जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी अलग की जाएगी। हाँ मैं वो देख रहा था कि कोर्ट ने उस बात को भी देखा है कि शायद बाज़ लोगों ने रेड लाइंस होती हैं कोर्ट पे कमेंट्स करने की या प्रोसीडिंग की, वो भी किए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और जी हमारे साथ शाखावर साहब मौजूद थे, सीनियर कानूनदान है, अपनी कानूनी राय दे रहे थे और नंबर्स गेम के हवाले से थोड़ा सा इस बात को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब हमारे साथ फैसल चौधरी भी मौजूद हैं। आमिर साहब बल्कि आपकी तरफ। जी चौधरी साहब, अब पता नहीं आपसे अफसोस करना है, माजरत करनी है कि तनकीद करनी है कि आप लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, खुशी के शादियाने बजा रहे थे और उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी, उन्होंने होटल बुक कराए हुए थे, नंबर्स गेम पूरी की हुई थी और उनको बिल्कुल अंदाज़ा था। ये जिस तरह मुझे वो पैनामा वाला सीन याद आ गया, जिस तरह वो मिठाई बांट रहे थे उन्होंने ये गलती की थी, आज उस तरह की गलती दोहराते आप नजर आए, क्या हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में वो हम तो उनमें से नहीं थे, बिकॉज वो मैं तो जब तक फैसला पढ़ नहीं दूँ तो मैं तो मिठाई क्या, वो तो ऐसी बात नहीं होती। देखिए इसमें असल में ये पार्शल फैसला है ना। देखिए पॉलिटिकली पीटीआई इज जस्टिफाइड टू सेलिब्रेट इट बिकॉज जो उनका स्टैंड था विद रिगार्ड टू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल इलेक्शन वो इंडोर्स हो गया। अब जो उनको एतराज जो है वो है जो जिस तरह से आपको याद होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ये स्पीकर रूलिंग में, फला दिन जाएं ये करें वो करें, तो ऐसे ही फैसला हाई कोर्ट ने किया। नाउ वो जो इलेक्शन है जो कि बुनियाद थी सब जो ये क्रिबिंग हो रही थी या जो इस पे सारा मामला था, अगर वो दोबारा उस तरह से होता है और वहां से जैसे लोग कुछ हज पे गए हुए हैं ज़ारा, वो तो कैसे बुलाएं आप उनको? नहीं, अदालत का काम तो नहीं है हज के बंदे इकट्ठे करना। ये भी आपको कानूनी एतराज़ात क्या है इस फैसले पे? उसमें तो सर देखिए ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टिव, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है इस फैसले में, इसमें बड़े इबहम है, बड़े कंफ्यूजन है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे कोर्ट ये कहती है कि जी हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल नहीं अडॉप्ट कर सकते, हम जो है वो नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं करेंगे। उसी पैरे में आप जाके डिप्टी स्पीकर को डायरेक्शन दे रहे हैं, तो फिर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल तो आपने अडॉप्ट कर लिया। फिर आप ये होल्ड कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा तजाद ये है कि जो वो इलेक्शन जो फर्स्ट राउंड है वो सही नहीं हुआ, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था। उसका फिर नेचुरल इफेक्ट ये आता है कि फिर हमजा शहबाज शरीफ सीएम नहीं रहते। अब उसमें का वो जो यही वो जो डिसेंटिंग नोट है उसमें साजिद महमूद सैफी साहब ने ये लिखा है कि जो 16 को आप उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो देनी है ना सर, आपने फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तो कराना है, तो उसके कुछ लवाजमात होते हैं, तो वो लवाजमात तो इस फैसले में नहीं नजर आते।
फिर ये जो 24 आवर्स में कराना है, ये 24 डेज में कराना है, ये तो सूबाई असेंबली का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका फैसला है। तो लेट देम डिसाइड। तो फिर कोर्ट के सामने जो मामला था, क्वेश्चन होता है, वो तो सिर्फ ये था ना कि इलेक्शन सही है या गलत है, वो आपने होल्ड कर दिया कि गलत था। फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस होते हैं ना, कॉन्सिक्वेंस अगर उससे फैसले से मैच नहीं करेंगे फिर तो एतराज तो फिर डेफिनेटली आएंगे ना। अच्छा सर, ये क्या वजह है कि पीटीए के बारे में मशहूर हो चुका है, बल्कि पीटीए के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो फैसले इनके हक में आ जाएं तो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो कंधों पे बिठा लेते हैं। फैसलों के एक खिलाफ आ जाए तो आप लोग उसमें से साफ ज़रा एक तनकीद करने लग जाते। जब वहाँ पे उन्होंने 25 के करीब, एक बड़ा बिग नंबर था इसका एमपीज़ का, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया गया, दोबारा वो इलेक्शन लड़े, उस पर तो शादियाने बजाए गए जो कि ठीक बजाए गए, बनते भी थे। अब जब उन्होंने आपको बता दिया है जनाब के घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, जाएँ और अपनी अददी बर्तरी वहाँ पे साबित कर दें, और आपकी पार्टी, आप ज़मीन, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो तो कहते रहे जी हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, लोग पूरे हैं, तो फिर एतराज़ किस बात का? कल का मैदान है, बल्कि उन्होंने सबको उन्होंने अलार्म कर दिया, हुकूमत को भी और आप लोगों को भी, कोई लड़ाई झगड़ा कोई यहाँ पे कुछ नहीं होना, जिसने की तो कंटेम्प्ट डाल देंगे। तो आपके लिए तो बड़ा खूबसूरत मौका नहीं है कि कल जाएं और वहाँ पे अपनी अददी बर्तरी साबित करें, जो आपका ख्याल है, आप समझते हैं कि आपके पास है और यकीनन होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या रीज़न है सर? कासा साहब, बात यह है कि कोई भी जो इलेक्शन होता है, अगर मेरा मुखालिफ उस इलेक्शन का इंचार्ज हो और उस इलाके का या उस इलेक्शन को अपनी निगरानी में करा रहा हो, तो क्या फिर आप उसको एक फ्री फेयर इलेक्शन डिक्लेयर करा सकते हैं? हमजा शहबाज शरीफ जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीएम है इस फैसले के मुताबिक, वो अभी तक बैठे हुए हैं एज ए सीएम, और कल जब तक वोटिंग हो रही होगी ही विल बी द सीएम। अब मुझे ये बताएं कि एक जो चीफ मिनिस्टर है जो कि सारी एग्जीक्यूटिव का भी इंचार्ज है, और आपने डिफेक्टो डॉक्ट्राइन के तहत उसके सारे इलीगल एक्ट्स को भी जस्टिफाई कर दिया है। इलेक्शन का जब कराना है, आपने घोड़ा या मैदान करना है, तो इसमें घोड़ा भी देना ना, दोनों को एक जैसा, मैदान भी एक जैसा देना है। क्या होना चाहिए आपका ख्याल है? शहबाज शरीफ को आप जो है वो एंड रिबन के पास खड़ा कर दे और फैसल में आपके ख्याल में क्या फैसला होना चाहिए था जो आपको लगता है को लेवल प्लेइंग है? सर, पहली बात तो ये है कि इनको सिर्फ इस हद तक फैसला देना चाहिए था कि ये अगर इलेक्शन इलीगल है तो हमजा शहबाज शरीफ सीएम नहीं आए, वो सीएम नहीं है। इलेक्शन का फैसला जाके आप असेंबली पे छोड़े, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्पीकर ने कराना है या डिप्टी स्पीकर ने, जो भी वहां पे, आप डिप्टी स्पीकर साहब पे भी एतराज है किसी को, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है मामला। उसके बाद इलेक्शन कब कराना है, इलेक्शन कितने दिनों में होना है, ये सारा मामला ये कोर्ट के सामने था ही नहीं। कोर्ट ने जाके जो है वो एक स्टेप आगे जाके वही फुटप्रिंट जैसे ये स्पीकर वाली रूलिंग का था कि जी फलां दिन जाए फलां जाए, फिर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शू में तो आप घुस गए ना, और आप ऊपर से कह रहे हैं कि हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनना नहीं चाह रहे। तो वो ये कॉन्ट्रडिक्शन है और ये कंफ्यूजन है। फिर आप ये कह रहे हैं कि आप सुबह से आगे बंदे बुला लें, कम से कम आप जो कंटेस्टेंट हैं और जो कि अपोजिशन में है इस वक्त, परवेज लाई तो नहीं है ना गवर्नमेंट में, वो तो अपोजिशन में है, तो कम से कम उसको फेयर मौका तो दें कि अपना अददी नंबर वो इकट्ठा तो कर ले। अब आपको पता है क्योंकि उनके बंदे नहीं है, तो जो है वो ये नून वाले जो है पहले से तैयारियां कर रहे हैं, तो क्यों तैयारियां सर? सियासत में तो आपको पता है सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आने लाइटर नोट कि सियासत में तो यही वार मारे जाते हैं कि कब आपके बंदे नहीं हैं तो उसी वक्त वारदात डाल दें, दौड़ लगा दें, फिर आपको चाहिए था आप उनको सियासत में तो होता है, अदालत में ऐसा नहीं होता। अदालत पे आ रहा हूँ सर, अदालत पे आ रहा हूँ। फिर आपके वकीलों को चाहिए था जो वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे, तो एक एप्लीकेशन दे देते कि सर जी फैसला महफूज रखें, अगेन हमारे जो बंदे हैं वो हज पे गए हैं, पाकिस्तान से बह रहे हैं, तो हज के बाद इसको अनाउंस करवा लेते हैं। टाइम मांगा था जी सर, अली जफर साहब ने टाइम मांगा था, वो टाइम नहीं दिया गया। अच्छा, वो नहीं दिया गया, नहीं वो नहीं दिया गया, उन्होंने टाइम मांगा था। फैसल ये बताइए कि अभी आपसे पहले शाह खावर साहब से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मुझे बड़ा कम इम्कान लगता है कि ये कल टेकअप हो और इसमें आपको रिलीफ मिले, क्योंकि एक तो वहाँ पे छुट्टियाँ हैं, एक छोटा सा बेंच है वहाँ पे, और इतनी उजलत में वो उनके ख्याल में बड़ा लॉ पॉइंट्स भी थोड़े से वो कह रहे थे कोई इतने ज़्यादा वाजे नहीं हैं जिनके ऊपर आप करेंगे, तो उनको कम इम्कान लग रहा था। आप कितने होपफुल हैं? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले कुछ हफ्तों में बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा किया, रात को भी अदालतें खोली हैं, तो उजरत की मामला नहीं है। अगर तो एक नेशनल कॉज है, पंजाब 60% ऑफ पाकिस्तान है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आई होप कि वो एक अच्छा जो है उसको करेंगे, और कल वो टेकअप करके क्या उसमें लीगल पॉइंट्स हैं या नहीं है, शाह खावर साहब की अपनी एक ओपिनियन हो सकती है, बट इन माई ओपिनियन इट्स अ फिट केस, यहाँ पे इलेक्शन को स्टे होनी चाहिए
और इलेक्शन के लिए रिजनेबल टाइम देना चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। देखिए, जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं अदारों से और सुप्रीम कोर्ट से भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, उसको इलेक्शन लड़ने का, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन लड़ने का हक है आइन के तहत, और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कल पंजाब असेंबली में आप लोगों पे बड़ा इल्जाम है कि आप बच्चों की तरह नाराज होकर बाइकआउट करके घर चले जाते हैं या रिजाइन कर देते हैं। कल आप पंजाब उसमें जाके शमूलियत इख्तियार करेंगे, अपना वहाँ पे हक करेंगे इस्तेमाल वहाँ पे, या बाइकआउट करके घर बैठे रहेंगे? देखिए सर, मेरा ख्याल में ये तो पॉलिटिकल लोगों का काम है, मैं तो पॉलिटिकल उनकी एडवाइस हूँ नहीं दोनों पार्टियों की। आपकी गहरी नजर सियासी एडवाइस अगर मांगी जाए तो आपकी एडवाइस क्या होगी? आपसे लीगल ओपिनियन माना जाए और आपकी सियासत में बड़ी गहरी निगाह है, तो इसलिए आपसे ओपिनियन हम मांग रहे हैं। आप क्या ओपिनियन देंगे सर? मेरी लीगल ओपिनियन तो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, और वो हम सुबह जा रहे हैं। नहीं, पंजाब असेंबली में कल बाइकआउट करना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए? देखिए, ये सियासी फैसला है, ये दोनों जमातों के कायदीन आपस में बात करें, इसमें आई थिंक मेरी इनपुट की कोई जरूरत वैसे फवाद में और आप में बड़ा फर्क है। फवाद होता तो यकदम ब्लंट वो मेरी तरह कह देता कि इनको ये वो सियासी माह संभालते हैं ना सर। लास्टली क्विकली ये बता दें कि एक बहुत ही बजट का मामला है, वो बीच में दबी गया है कि वहाँ पे पंजाब में बजट का मामला, तो जिस तरह से नेशनल असेंबली में ना अपोजिशन लीडर थे ना वज़ीर आज़म थे, तो ये बजट वगैरह तो जो है वो तो बिल्कुल एक साइड इश्यू इस तरह से हो गया ना, क्योंकि वो जो ज्यादा बड़े मामला है, यानी जिस हुकूमत ने बजट पास कराना है वो अदालत की हुक्म के मुताबिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, लेकिन क्योंकि बजट पास हो गया, डिफेक्टिव डॉक्ट्राइन जो है वो लगा दी गई। मुझे समझ में नहीं आती इस डिफेक्टिव डॉक्ट्राइन के तहत आप इललेजिटिमेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल चीजों को कैसे जो है वो कवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इसमें बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके टाइम देने का। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी के हवाले से बात करेंगे, जो कि आपके पास हमेशा होती है। पॉलिटिकली तौर पे इतनी चीज़ें हो रही हैं कि हमें सम टाइम कैबिनेट रह जाते हैं, लेकिन आज बड़ी एक बड़ी स्टोरी हमारे पास है जो शेयर की जा सकती है आपके साथ, और बड़ी अथेंटिक है, वेल डॉक्यूमेंटेड है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, इन्होंने यहाँ पे ये नए हमारे जो यहाँ पे इसके इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, उनको गिरवी रख के नया कर्जा लिया जा रहा है, लोन लिया रहा है, जिनको स्कूक या इजरा बांड कहते हैं। अब की दफ़ा जो बिल्डिंग्स दी जा रही हैं, आपको याद होगा पहले भी हमने स्टोरीज इस पर की हुई हैं बड़ी सारी के पास। आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में इस्लामाबाद ये क्लब है, या फिर F9 पार्क जो है उसको गिरवी रखा जा रहा था। लोगों का बड़ा रोला पड़ गया था कि आप क्या कर रहे हैं, अपने सरकारी जो एसेट्स हैं उनको गिरवी रखा जा रहा है। अब की पता चला है कि अब जो ये करने वाले हैं वो मैं ज़रा बता देता हूँ कि कैबिनेट में आया है, पिछले कैबिनेट के इजलास में, वन ऑफ द कैबिनेट्स, तो कि जो अगेन जो इजलास हुए हैं तो उसमें बड़ी डिटेल से उनको ब्रीफिंग दी गई कैबिनेट को, जो हमारे पास पैसे नहीं है, हमने जनरेट करने हैं, लोकल मार्केट से करने हैं या इंटरनेशनल मार्केट से, तो ज़रूरी है आपके लिए उसके अगेंस्ट आपको अपने एसेट जो हैं वो आपको गिरवी रखने पड़ेंगे आपको। और आपकी दफ़ा जो इन्होंने वहाँ पे वो कर रहे हैं, जो एसेट्स ऑफर किए जा रहे हैं गिरवी, वो एक तो कर रहे हैं इसका GT रोड को ये गिरवी रखा जा रहा है। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया इसकी, ये बता दूं मैं आपको, अप्रूवल हैज़ बीन गिवन कि GT रोड को आप उसमें रखेंगे, इससे एक इस पे कर्जा लिया जाएगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेस ये जो रोड जो है बन रहा है यहाँ से या बना हुआ है वो गिरवी रखा जा रहा है। फिर सबसे बड़ी जो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, लोगों को फिर एतराज़ होगा इस पर मेरा ख्याल F9 की तरह, वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद, इसको भी गिरवी रखा जा रहा है, और इसकी अप्रूवल जो है कैबिनेट ने दे दी है। 21 जून की जो कैबिनेट का इजलास था उसमें अप्रूवल दी गई है। फिर कराची के कुछ सरकारी इदारे हैं उनको गिरवी रखा जा रहा है। फिर PTDC जो है, ये मोटेल्स वगैरह होटल जो हैं, इनको भी गिरवी उसमें जो उसको रखने की जो अप्रूवल जो है ना वो कैबिनेट वहाँ पर उन्होंने दी है। और इसका बैकग्राउंड बताते वो ये कहते हैं कि माजी में अब तक टोटल, मैं थोड़ा सी इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ, वो ये है कि टोटल 52 के करीब अब तक आप इस तरह के स्कूक बांड जो है ना आपने इजरा किए हैं, अपने ये जो हैं आपके एसेट्स हैं, आप माजी में उनको गिरवी उसमें रख चुके हैं। कोई 3000 बिलियन रुपीज़ का लोन इस तरह जनरेट किया गया था अब तक। और इसमें 52 जैसे मैंने कहा कि आपकी लोकल आपके
आपके बॉन्ड से 5 जो है आपके इंटरनेशनल आपने बॉन्ड्स जो आपने वो फ्लोट किए थे या गिरवी रखे थे, उसके लिए 4.6 बिलियन आपने डॉलर आपने वो लिए थे, और टोटल जो 3000 अरब हैं वो आपने लोकली तौर पर किए गए। और माजी में मैं बता दूं कि क्या कुछ होता है, M2 जो है वो तकरीबन सारा का सारा रख चुके हैं। जिनाह एयरपोर्ट ये कराची था, उसकी लैंड एयरपोर्ट की थी, वो रख दी गई थी। वो स्टोरी हमने, मेरा ख्याल है उस वक्त जब हम उस पब्लिक टीवी में थे, हमने उस वक्त ब्रेक भी की थी, बड़ा रोला भी पड़ा इमरान खान साहब के दौर में। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक जो उस वक्त जो खान साहब के दौर में 756 बिलियन रुपीज़ हैं इसी तरह के एसेट जो है ना वो प्लेज करके या गिरवी रख के उन्होंने भी लोन लिया था, जिस पर बड़ी बहस हुई थी कि आप तो कहते थे कि सरकारी जो एसेट्स हैं हम इनको गिरवी नहीं रखेंगे, ये नवाज लीग ही करती रही है। सो उस वक्त उनके लिए प्रॉब्लम था, वो खैर अल्टीमेटली किया। फिर इन्होंने एनर्जी के देने के लिए, एनर्जी के पावर के लिए, और जो एनर्जी के बिल से वो पैसे नहीं थे इनके पास, इन्होंने 2 दफ़ा इन्होंने 200 अरब जो हैं वो फिर इन्होंने लैंड्स गिरवी रख के ये 2019 और 2020 में इन्होंने 400 बिलियन रुपीज़ वो लोन इन्होंने लिया था, और उस पर ऑफ कोर्स आपको वो भी पड़ता है। सो टोटल जो इस वक्त आपके पास कोई ऐसी चीज़ रह नहीं कि मुल्तान एयरपोर्ट है वो गिरवी रखा जा चुका है, पहले इलामा इकबाल ये लाहौर है वो गिरवी रखा जा चुका है, कराची का जिनाह एयरपोर्ट वो गिरवी आप रख चुके हैं, और जैसे मैंने कहा M2 रखा जा चुका है, टर्मिनल वगैरह सारी चीज़ें। अब लेटेस्ट जो है ना जो नई चीज़ है वो यही है कि इस्लामाबाद की सड़कें जो है ना जो बच गई थी वो रखी जा रही है। बात फैसल मस्जिद रह गई है, पार्लियामेंट हाउस रह गया है, और वज़ीर आज़म हाउस और सुप्रीम कोर्ट, अब यही बिल्डिंग्स रह गई हैं। और जब पूछा जाए तो वो बिलिटल करते हैं, वो आपको जो एक्सपर्ट सो कॉल्ड होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, नहीं ये एक लीगल कार्रवाई होती है, इसको कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये इससे। मगर वो हमने देखा है कई मुल्क, श्रीलंका और कई मुल्क हैं, ये फाइनली सक इन होते जाते हैं और फिर बैंकरप्ट होते हैं, और ये चीज़ें चली भी जाती हैं। और अभी हालात आ गए हैं, जिस तरह UAE नहीं, हम उनसे कर्जा हर साल लेने जाते हैं, इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि जनाब आप हमें माइनॉरिटी शेयर्स अपनी कंपनीज़ के अंदर दें, या आप ऐसे ही पैसा उठा के ले जाते हैं तो हमें आप अपनी कंपनीज़ के अंदर शेयर दें। और आहिस्ता आहिस्ता हम सके होकर उस तरफ जाते जा रहे हैं, जहाँ अभी आपने भी देखा होगा रास्ते में पेट्रोल पंपों के बाद लाइनें लंबी लगी हुई हैं। हमने रशिया से तेल को एक्सप्लोर नहीं करना, हमने IMF से टाइम पे नहीं करना, जिसकी वजह से ये डॉलर ये जा रहा है। जो चीज़ें की जा सकती हैं वो भी नहीं की जा रही सही तरीके से, अल्टीमेटली फिर यही अंजाम होता है। बड़ी खबर तो ये है कि आपका स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स GT रोड और आपका एक्सप्रेस वे जो है ना ये गिरवी रख के कर्जा लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, और इसी खबर पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।